Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Shahid Khan, and this is our chemistry lecture interview preparation session, which is based on isomerism. So इसमें जो isomerism, stereochemistry, इससे रिलेटेड जो मसलन conceptual questions हैं उनकी हम बात करेंगे, उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन उनसे पूछ सकते। सो टेक्निक हमारी वही रहेगी कि आपने क्या करना है, मसलन क्वेश्चन जब सामने आए, स्क्रीन पे शो हो, वहाँ पे आपने वीडियो स्टॉप करनी है, पहले आपने ट्राई करनी है ख़ुद उसको आंसर करने की, ठीक है। कोशिश करें ख़ुद उसको आंसर करने की, और देन फिर बाद में प्ले करके उसको सुने कि आप मसलन इससे आपको ये भी पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है जी। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ निकोल प्रिज्म फॉर प्लेन पोलराइज लाइट। निकोल प्रिज्म में इसका निकोल प्रिज्म का क्या रोल है प्लेन पोलराइज लाइट में। तो याद रखें कि निकोल प्रिज्म क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि सिंगल प्लेन को लाइट के मुख्तलिफ प्लेन होते हैं और सिर्फ एक प्लेन को पास करते हैं जो इससे क्या हो सके, पास हो सके। मसलन बहुत सारे प्लेन्स में लाइट ट्रेवल कर रही है, तो इसमें से जो पास होगी सिर्फ एक प्लेन में वो ट्रेवल करेगी, ठीक है। मसलन हम कह सकते हैं कि निकोल प्रिज्म अलाउ द लाइट of a single plane to pass through it. If the light passing through it is a monochromatic, then it is called plane polarized. और जो लाइट इससे पास हो जाए वो मोनोक्रोमेटिक हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट बोलेंगे। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। सो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं कि ये हमारे पास एक फिनोमेना होता है जिसमें क्या होते हैं कि दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, मगर उनकी स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपस में क्या होती है, डिफरेंट होती है। हम कह सकते हैं कि आइसोमेरिज्म इज़ अ फिनोमेना इन विच मोर देन वन कंपाउंड हैज़ द सेम केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। डिफरेंट केमिकल फार्मूला या फिर डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है। मसलन हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास एक क्या है, हमारे पास ब्यूटेन एन ब्यूटेन और दूसरा हमारे पास क्या है, आइसोब्यूटेन है। तो दोनों आपस में क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशंस एंड कन्फिग्रेशनल आइसोमरिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है कि कन्फर्मेशनल और कन्फिग्रेशन आइसोमरिज्म में क्या डिफरेंस होते हैं। तो पहले बात करते हैं कन्फिग्रेशनल और कन्फर्मेशन क्या डिफरेंस होते हैं। कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वन इन अदर बाय रोटेटिंग द मॉलिक्यूल अराउंड ए सिंगल बॉन्ड। मतलब सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग अगर मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं तो इससे कन्फिग्रेशन आइसोमर्स नहीं बनते। मगर कन्फर्मेशन आइसोमर्स क्या होते हैं, ये ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो क्या होते हैं, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन इन अदर बाय रोटेटिंग द मॉलिक्यूल एट ए सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अगेंस्ट उसको रोटेट करते हैं तो मुख्तलिफ कन्फर्मेशन, मुख्तलिफ स्टीरियो आइसोमर्स बन जाते हैं जी। ओके, अब कन्फिग्रेशन आइसोमर्स में क्या होते हैं, इसकी टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। मगर जो कन्फर्मेशन आइसोमर्स होते हैं उसकी 4 टाइप्स होती हैं जी। इक्लिप्स्ड होती है, स्टैगर्ड होती है, गॉच होती है, ठीक है, और एंटी कन्फर्मेशन। ये 4 डिफरेंट टाइप्स की आ जाती हैं जी, ठीक है। इसी तरह कन्फिग्रेशन आइसोमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें मॉलिक्यूल जो होता है, the rotation of the molecule around a single bond does not give its isomers, के सिंगल बॉन्ड के अगेंस्ट वो रोटेट करके आइसोमर्स नहीं बनाता। मगर जब कन्फर्मेशनल की बात करें तो इसमें रोटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल अराउंड ए सिंगल बॉन्ड कैन गिव मल्टीपल आइसोमर्स, वो डिफरेंट कन्फर्मेशंस बन जाती हैं जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। कहते हैं डिफाइन कन्फर्मेशनल एनालिसिस। कन्फर्मेशनल एनालिसिस क्या होते हैं, तो इसको हम इस तरह कहते हैं कि जब हमारे पास डिफरेंट कन्फर्मेशंस बनती हैं तो उसमें जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं उनकी स्टडी का नाम क्या है, कन्फर्मेशनल एनालिसिस है। हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि कन्फर्मेशनल एनालिसिस इज़ द स्टडी ऑफ द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एसोसिएटेड विद द डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। जो डिफरेंट कन्फर्मेशन बनती हैं उनसे रिलेटेड जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको स्टडी का नाम कन्फर्मेशनल एनालिसिस है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। कहते हैं वाई ए डी एल मिक्सर इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, डी एल मिक्सर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, इसका रीज़न बताना है जी। तो डी एल मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सर बोलते हैं ना।
रेसिमिक मिक्सचर, अब चूंकि ये DL जो मिक्सचर होता है ये क्या होता है, इज़ एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनांशियोमर्स पेयर। जो दो इनांशियोमर्स होते हैं उनका इक्विमोलर मिक्सचर होता है जी। एक लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, राइट साइड पे रोटेट करते हैं। द रोटेशन काज बाय द मालिक्यूल ऑफ वन इनांशियोमर्स इज कैंसल बाय द रोटेशन काज बाय द मालिक्यूल ऑफ द अदर। मसलन एक अगर लेफ्ट साइड पे रोटेट करते हैं, दूसरा राइट साइड पे रोटेट करते हैं, तो एक के इफेक्ट को दूसरा क्या करेगा, कैंसिल करेगा। ड्यू टू दैट रीज़न रेसिमिक मिक्सचर जो है वो क्या करता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये हमारे पास क्या होता है, रीज़न होता है। अगर एक बात और आपने याद रखनी है इसमें कि इंटरनली मसलन इसको लाइट को कंपनसेट करते हैं, ये एक्सटर्नली, तो ये एक्सटर्नली कंपनसेट करना, एक्सटर्नली हमारे पास लाइट को क्या करते हैं, रोटेट मसलन उसके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। मगर जब जो मीज़ो कंपाउंड होते हैं वो इंटरनली उसको कैंसिल आउट करते हैं। इसके आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। कहते हैं व्हाट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी, कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, तो वो इस प्रॉपर्टी की वजह से एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो एक सिंपलेस्ट टर्म में बात करेंगे किसी मालिक्यूल्स की ये एबिलिटी की कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करे, रोटेट करे, चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। कि हम कैसे, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट विच इज़ पास थ्रू इट। जो लाइट इससे पास होती है प्लेन पोलराइज, उसको क्या करे, रोटेट करे। दो साइडों पे रोटेट कर सकते हैं। अगर लेफ़्ट साइड पे करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, लीवर रोटेटरी, और राइट साइड पे करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्सो रोटेटरी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाई ए मीजो वेराइटी इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, जो मीजो कंपाउंड होते हैं, मसलन मीजो कंपाउंड वो होते हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, मसलन ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करते। इसका क्या रीज़न होता है जी। तो रीज़न हमारे पास ये होता है कि मीजो फॉर्म इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज द मालिक्यूल इन मीजो फॉर्म हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू विच द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अपर एंड लोअर पार्ट्स आर इक्वल एंड इन दी अपोजिट डायरेक्शन। कि अपर पार्ट की जो मसलन रोटेशन होगी वो लोअर पार्ट की बराबर होगी, मगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। विच बैलेंस इंटरनली एंड कंपाउंड बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। कि जो इंटरनली एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करती हैं, और ओवरऑल जो ऑप्टिकली मालिक्यूल क्या होते हैं, इनएक्टिव शो होते हैं जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या हमारे पास क्राइटेरिया होता है। ओके, तो क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो इसका मसलन मुख्तलिफ वो कहेंगे कि कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है। मसलन कायरल कार्बन क्या होता है, एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप, मगर ये सारे रीज़न तो हैं, मगर जो असल में हम डायरेक्टली एक उस पॉइंट पे जाएंगे तो एसिमेट्री, एसिमेट्री इज़ द कंडीशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। हम क्या कह सकते हैं कि एसिमेट्री, एसिमेट्री का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। मसलन मालिक्यूल के अंदर कोई सिमेट्री ना हो, ठीक है। एसिमेट्री ऑफ द मालिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ, फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उसका रीज़न क्या है, एसिमेट्री। मसलन उसमें कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट ऑफ जो 3 हम सिमेट्री पढ़ते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंगल ऑफ सिमेट्री और पॉइंट ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये उनके अंदर नहीं होनी चाहिए जी, ठीक है। तब वो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। कायरल कार्बन होता है फिर भी मालिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, बहुत सारी रीज़न होते हैं। तो ये हमारे पास सबसे रीज़न है कि अगर वो क्या है, एसिमेट्रिक है मालिक्यूल तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और सिमेट्रिक है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाई द बायोकेमिकल मेथड इज़ नॉट ए गुड फॉर रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। बायोकेमिकल मेथड क्या होता है, पहले तो हमें ये हाउ नो हो। बायोकेमिकल मेथड हमारे पास क्या होता है कि इसमें हम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो वो जो रेसिमिक मिक्सचर होते हैं DL, जो दो हमारे पास पेयर ऑफ इनांशियोमर्स होते हैं,
उसमें एक को वो क्या करते हैं, खा जाते हैं, ईट कर जाते हैं, और दूसरा हमारे पास बाकी बच जाते हैं। इसको बायोकेमिकल मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं हमारे लिए गुड क्यों नहीं है, क्यों अच्छा मेथड नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है कि बायोकेमिकल मेथड में बेसिकली हमारे पास एक वैरायटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, मसलन जिसको बैक्टीरिया खा जाते हैं वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एक एनांशियोमर्स। ठीक है, और एक हमारे पास बाकी बच जाते हैं। सो इसका मतलब है कि एक को कुर्बान करके हम दूसरा हासिल कर रहे हैं। सो इसलिए ये गुड मेथड नहीं है। क्या कहेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इन बायोकेमिकल मेथड वन ऑफ द वैरायटी इज डिस्ट्रॉयड एंड इज ईटन बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, the other is left behind, so we get one thing at the cost of the other, मतलब we get one enantiomer at the cost of the other. So इसलिए this is not a good method for the resolution of racemic mixture. Okay, next है, कहते हैं what are enantiomers। इनांशियोमर्स क्या होते हैं, बेसिक डेफिनेशंस है, टर्म है, आपको आनी चाहिए कि इनांशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं किसी कंपाउंड के, जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, हम कह सकते हैं इनांशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ऑफ ए कंपाउंड विच आर नॉट सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, कि जो हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव जो आइसोमर्स होते हैं किसी कंपाउंड के, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, मसलन उसको हम इनांशियोमर्स बोलते हैं। कि इनांशियोमर्स का एक जो इमेज है वो अगर राइट साइड पे रोटेट कर रहा है राइट को, तो उसको मिरर इमेज लेफ्ट साइड पे करेगा जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एसिमेट्रिक सिंथेसिस। एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होती है। तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस को हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, किससे, सिमेट्रिक मालिक्यूल से जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, और इसमें यूज़ करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, एग्जांपल हम बात करें तो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है एक मालिक्यूल है, कोई एल्डिहाइड हम लेते हैं, जस्ट ए मिनट। ओके, हमारे पास एक एल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। ये ऑप्टिकली, सॉरी ये सिंगल हाइड्रोजन एटम। ओके, अच्छा, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, और ये हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अच्छा, इसके साथ जब HCN का रिएक्शन करते हैं, HCN साइनाइड, ठीक है, आपको पता है ये नेगेटिव है और ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। ये हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा और ये CN यहाँ पे अटैक करके यहाँ जुड़ जाएगा, और हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा, मैं उसको इधर लिखता हूँ, ये ऊपर आपके पास क्या आएगा, ये O है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और इसी तरह ये नीचे आपके पास क्या आएगा, CN, सॉरी ये लिखने में ज़रा मसला हो रहा है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, और इस साइड पे क्या था, CH3 था। अब ये देखें, ये आपके पास ये जो कार्बन दरमियान में आ गया है, ये आपके पास कायरल कार्बन है। क्यों, क्योंकि इसके साथ एक OH ग्रुप है, एक CH3 है, एक CN है, और एक क्या है, हाइड्रोजन है। तो जब 4 डिफरेंट ग्रुप हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बनते हैं, और ये आपके पास क्या है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक सिंथेसिस के क्या कहेंगे, कि द प्रिपरेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव एसिमेट्रिक कंपाउंड फ्रॉम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक सिंथेसिस। कि ऑप्टिकली इनएक्टिव एक सब्सटेंस है, मतलब जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, और कुछ रिएजेंट यूज़ करके उसको हम क्या करें, ऑप्टिकली एक्टिव बना दें, तो इस तरह की जो सिंथेसिस होती है इसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक सिंथेसिस बोलेंगे जी। होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 12 है, कहते हैं व्हाट कंडीशन आर नेसेसरी फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी हैं जी। तो कंडीशन की बात करें तो जैसे पहले भी बात हो चुकी है कि आपके पास कंपाउंड क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए, या हम कह सकते हैं एटलीस्ट 1 कायरल सेंटर होना चाहिए। ठीक है, जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द कंपाउंड मस्ट बी एसिमेट्रिक आर हैविंग एटलीस्ट 1 कायरल सेंटर आर इसेंशियल कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंपाउंड को एसिमेट्रिक होना चाहिए, या एटलीस्ट उसके पास 1 कायरल सेंटर होना चाहिए, तब वो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा जी।
क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट चेंजेस इन सिंपल बाइफिनाइल कैन मेक इट ऑप्टिकली एक्टिव। के बाइफिनाइल में सिंपली हम क्या क्या चेंजेस लेके आए तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। बाइफिनाइल्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कैसे? मसलन हमारे पास ये बाइफिनाइल है, सॉरी कैसे हम बाइफिनाइल होता क्या है वैसे, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसी तरह ये जुड़ी हुई है दूसरी बेंजीन रिंग के, इसको हम क्या बोलते हैं? बाइफिनाइल बोलते हैं। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, मगर जब इसकी आर्थो पोजीशन पे हम क्या करते हैं, कुछ बड़े ग्रुप्स लगा लेते हैं। मसलन यहाँ पे हम लगा लें COOH और इसी तरह यहाँ पे NO2 लगा लें, ठीक है, और यहाँ पे हम लगा लें NO2 और ये इसको समझना है सिर्फ, ठीक है, COOH, ठीक है। आर्थो पोजीशन पे जब हम क्या करते हैं, बल्कि ग्रुप लगाते हैं, तो ये जो रिंग है ये थोड़ा सा प्लेनर नहीं होता, फिर थोड़ा सा क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर आ जाते हैं दूसरे रिंग के, ठीक है, ताकि इसमें आपस में रिपल्शन कम हो जाए, तो हम मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो जाते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। ये असल में बेसिक सारी वो गेम है इसके अंदर, ठीक है, ओके। अब इसको कैसे समझेंगे कि सिंपल बाइफिनाइल इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, जो कि आपके पास क्या होते हैं, जो पहले मैंने ड्रा किया था, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। If big size group are brought at the ortho position of the two phenyl groups, दोनों फिनाइल ग्रुप के ये आर्थो पोजीशन है ना, 1 2 आर्थो होती है, कहते हैं इस पे बल्कि ग्रुप लेके आए, then the two rings become perpendicular to each other and so are परपेंडिकुलर एक दूसरे के आ जाते हैं और एसिमेट्रिक हो जाते हैं, इसलिए फिर वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। तो ये हमारे पास चेंजेस है जो लेके आनी पड़ती हैं बाइफिनाइल्स कंपाउंड में, ताकि इसको हम ऑप्टिकली एक्टिव बना सकें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, कहते हैं व्हाट इज मीजो वेराइटी। मीजो वेराइटी क्या होती है? ओके, मीजो वेराइटी या मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? तो मीजो का जो मतलब होता है कि मीजो मींस ए मॉलिक्यूल दैट हैज़ एन इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इंटरनली उसको हम दो इक्वल हाफ में क्या करें, कट कर सकें, तो उसको हम मीजो कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। मीजो का एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब भी क्या होता है, मिडल। मीजो, एम से मीजो और एम से मिडल, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री a meso compound is a compound with two or more stereocenter that has an internal plane of symmetry। कि कोई कंपाउंड है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा आपके पास क्या हो, कायरल या स्टीरियो सेंटर हों, और उसके अंदर क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, के उसको दो इक्वल हाफ में हम कट कर सकें, ठीक है। दिस इंटरनल प्लेन कट्स द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ, ईच ऑफ विच इज़ ए मिरर इमेज, और दोनों हाफ जो है एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। सो एक अगर लेफ्ट साइड पे रोटेट करते हैं लाइट को, दूसरा राइट साइड पे रोटेट करेगा और ओवरऑल इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। इसलिए फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो मीजो कंपाउंड होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं जी। होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ RS कन्वेंशन और सीक्वेंस रूल। पर्पज़ ऑफ RS कन्वेंशन और सीक्वेंस रूल, ये क्या होता है, ये कान इंगोल्ड एंड प्रीलॉग सिस्टम है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम कन्फिग्रेशन डिज़ाइनेट करते हैं किसी मालिक्यूल को, किसी एसिमेट्रिक मालिक्यूल के। हमारे पास कोई ऐसा मालिक्यूल है जिसमें कायरल सेंटर है, उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास हम उसको क्या करते हैं, प्रायोरिटी आर्डर देते हैं, और उसको फिर हम देखते हैं कि जो हमने प्रायोरिटी आर्डर दिया है, तो वो आपके पास प्रायोरिटी आर्डर में क्लॉकवाइज घूम रहा है या एक एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज घूम रहा है उसको हम R का नाम देते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, S का नाम देते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कान इंगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम बोलते हैं। ये हमारे पास मॉलिक्यूल की क्या करते हैं, कन्फिग्रेशन करते हैं जी। नेक्स्ट कहते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज स्टेबल एज कम्पेयर टू इक्लिप्स वन, हाउ। इसके पीछे रीज़न क्या है कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन स्टेबल होती है और इक्लिप्स कन्फर्मेशन स्टेबल नहीं होती। चूँकि जब स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती है तो एटम जो होते हैं नेबरिंग कार्बन के, वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास उनके अंदर जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो हमारे पास क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज स्टेबल देन द इक्लिप्स कन्फर्मेशन। रीज़न, बिकॉज eclipse conformation has a great potential energy due to torsion strain। torsion strain की वजह से, रिपल्शन की वजह से उसके अंदर ग्रेट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है जी, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में एटम एक दूसरे से दूर दूर हैं,
नेबरिंग कार्बन पे, जिसकी वजह से वो आपस में क्या करते हैं, टॉर्शन स्ट्रेन उनकी क्या होती है, कम होती है, रिपल्शन आपस में क्या होती है, कम होती है, इस वजह से वो स्टेबल होते हैं। मगर जो इक्लिप्स कन्फर्मेशन है उसमें नेबरिंग कार्बन के एटम एक दूसरे के करीब करीब है, जिसकी वजह से रिपल्शन या टॉर्शन स्ट्रेन क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मालिक्यूल जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, हाउ इज़ इट अचीव्ड। ओके, पहले हम बात करते हैं रेजोल्यूशन की और ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, और उसके बाद उसके मेथड की कि इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन क्या होती है जी, कि हमारे पास ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो रेसिमिक मिक्सचर होते हैं उसको हम क्या करते हैं, चूँकि वो इक्वल मोलर मिक्सचर होते हैं ना पेयर ऑफ इनांशियोमर्स का, तो उसको हम प्योर इनांशियोमर्स में एक इनांशियोमर्स को अलग कर लेते हैं, दूसरे को अलग कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास कैसे एक्सप्लेन करें, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए रेसिमिक मिक्सचर इनटू प्योर एनांशियोमर्स, रेसिमिक मिक्सचर को प्योर एनांशियोमर्स में चेंज करने का नाम क्या है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो इसकी अब हमारे पास हाउ इज़ इट अचीव, जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि इसके कौन कौन से मेथड होते हैं रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर के। हमारे पास अगर मसलन पेयर ऑफ एनांशियोमर्स है तो उसको हम कैसे एक दूसरे से अलग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए डिफरेंट मेथड होते हैं। अभी पहले एक मेथड के डिस्कस हुआ था कि बायोकेमिकल मेथड है कि कोई ऐसे बैक्टीरिया यूज़ करेंगे जो है किरांशियोमर्स को खा लेंगे, दूसरे को नहीं खाएंगे। इसी तरह एक और मेथड होता है क्रिस्टलाइजेशन वगैरह का, और एक मेथड होता है जिसमें कायरल बेस जैसे ब्रूसीन वगैरह को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, कंपाउंड के साथ रिएक्शन उसका करा के उससे हम अलग कर सकते हैं। और एक और मेथड होता है कि जो रेसिमिक मिक्सचर होते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं, रेजोल्यूशन करते हैं, उसको डायस्टीरियोमर्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जब किसी मसलन कायरल रिएजेंट के साथ उसका रिएक्शन करते हैं तो सिंगल एनांशियोमर्स उसके साथ कायरल रिएजेंट के साथ क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब ये जो कायरल रिएक्ट करते हैं तो उसको रिजॉल्विंग एजेंट भी बोलते हैं हम। ठीक है, और बाद में उसको फिर रीजनरेट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास बनते हैं ना डायस्टीरियोमर्स, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, तो इस वजह से बाद में फिर उसको आसानी से हम रीजनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं व्हाट कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड बाय ए कंपाउंड टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब कोई कंपाउंड शो करते हैं उसके लिए डिफरेंट हमारे पास क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं। जो पहली कंडीशन है कि मालिक्यूल मस्ट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अबाउट विच देयर इज़ नो फ्री रोटेशन, के कंपाउंड के अंदर या मालिक्यूल के अंदर क्या हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो ताकि उसके अंदर फ्री रोटेशन ना हो सके, पहली कंडीशन। ठीक है, उसके बाद है ईच ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट बी अटैच्ड टू टू डिफरेंट एटम्स आर ग्रुप, कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है जिन्होंने डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं वो दो डिफरेंट एटम या दो डिफरेंट ग्रुप के साथ जुड़े होने चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और तीसरा हमारे पास के अगर साइक्लिक कंपाउंड है जैसे साइक्लो अल्केन्स हैं तो उनके अंदर हिंडेड रोटेशन होनी चाहिए, मतलब रोटेशन नहीं होनी चाहिए उनकी। ठीक है, तो फिर वो भी क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो ये तीन कंडीशन है किसी कंपाउंड के लिए कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे। नेक्स्ट है, कहते हैं व्हाट इज स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर क्या होता है कि हम कहते हैं स्टीरियो सेंटर इज एन एटम, ज़्यादातर ये कार्बन ही होते हैं जिसके साथ 4 अटैचमेंट हो और हर एक अटैचमेंट क्या हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो। कि स्टीरियो सेंटर इज एन एटम टिपिकली कार्बन दैट हैज़ 4 अटैचमेंट दैट आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर, कि वो जो अटैचमेंट होती है वो उस कार्बन के साथ वो चारों अगर अटैचमेंट डिफरेंट है तो उसको हम उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो सेंटर बोलेंगे। सिंस ईच अटैचमेंट इज़ यूनिक, हर एक अटैचमेंट क्या है, डिफरेंट है, यूनिक है। इफ़ यू मूव्ड एनी टू अटैचमेंट इनटू इन अदर पोजीशन वी शुड फॉर्म ए न्यू मॉलिक्यूल, के किसी एक भी अरेंजमेंट को एक मसलन चेंज करेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो बिल्कुल नया बन जाएगा, उसकी नई प्रॉपर्टीज़ होंगी जी। ठीक है, आसान वर्ड्स में हम ये कहते हैं कि कायरल सेंटर इज आल्सो कॉल्ड स्टीरियो सेंटर, या ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों उसको स्टीरियो सेंटर या कायरल सेंटर बोलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए सिस आइसोमर इज यूजुअली ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रांस आइसोमर, जस्टिफाई इट। ओके, सिस आइसोमर्स की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होती है ट्रांस के मुकाबले में। रीज़न क्या है जी, कहते हैं सिस आइसोमर्स हैज़ मोर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस आइसोमर्स। वजह बिकॉज इट हैज़ 2 सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्डेड, कि इस सिस आइसोमर्स में जो दोनों सेम ग्रुप हैं वो एक साइड पे होंगे, इस वजह से
इनकी डायपोल मूवमेंट ट्रांस से ज़्यादा, क्योंकि ट्रांस में वो दोनों ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट साइड पे होंगे, तो सिस आइसोमर्स की डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होती है और इसी तरह इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टीरियो आइसोमरिज्म। कोशिश की है कि हर एक एरिया को कुछ ना कुछ टच दिया जाए। अगर आपने हमारे बाकी सेशन नहीं देखे तो इसकी डिस्क्रिप्शन में उनके भी लिंक्स डाल देता हूँ। इंटरव्यू सेशन और भी हैं, वो भी आप देख लें। इनऑर्गेनिक भी हमारी उसमें ऑलमोस्ट हो गई है, तो ये ऑर्गेनिक हमारा दूसरा सेशन था हाइड्रोकार्बन्स के बाद। टेक्निक वही है इसको सीखने की, मैंने आपको बताया। जो क्वेश्चन शो हो उसको स्टॉप करें, पहले खुद आंसर करने की कोशिश करें, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड लक।